सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान विषय से महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो देखिए, रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोटरी तथा भारत व दक्षिणी पूर्वी एशिया से कपड़े व मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में क्या आता था? सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो देखिए, रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोटरी भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया से कपड़े व मसाले विश्व के दूसरे भागों में भेजे जाते थे और बदले में सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो इस प्रकार से रेशम मार्ग से इन वस्तुओं का व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। किसके? वियना संधि के। तो वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? तो वियना संधि का पहला उद्देश्य था उन राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। तो उन राजतंत्रों की व्यवस्था करना जिनको नेपोलियन ने क्या कर दिया था? बर्खास्त कर दिया था। और दूसरा उद्देश्य था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। और दूसरा था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। किस पर है? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो देखिए विद्यार्थियों, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। कब है? 13 अप्रैल 1919 को। कहां? अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए। 13 अप्रैल को बैसाखी मेले में शामिल होने के लिए बहुत सारे ग्रामीण जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट तथा अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। जनरल डायर सशस्त्र सैनिकों को लेकर के वहां पहुंचा और उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे मार्ग बंद करवा दिए। इसके बाद उसके आदेश पर सैनिकों ने शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की संपूर्ण देश में कटु आलोचना की गई। तो देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल को बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए बहुत सारे ग्रामीण जलियांवाले बाग में क्यों पहुंचे? रोलेट एक्ट तथा अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर ने सशस्त्र सैनिकों को लेकर के वहां पहुंचा और उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे मार्ग बंद करवा दिए। इसके बाद उसके आदेश पर सैनिकों ने शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की संपूर्ण देश में कटु आलोचना की गई। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? एजेंडा 71 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे सन 1992 में ब्राजील के शहर
रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। तो देखिए एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसे कब 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यह है एजेंडा 21। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर संकटग्रस्त जातियां हैं उन पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए विद्यार्थियों, संकटग्रस्त जातियां, इसमें वे जातियां आती हैं, संकटग्रस्त जातियां, इनमें वे जातियां आती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो संकटग्रस्त जातियां कौन सी होती हैं? यानी संकटग्रस्त जातियां वे होती हैं, वे जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा होता है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या में कमी हो रही है, यदि वे परिस्थितियां आगे भी जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। यथा काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर आदि। तो देखिए संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं? इनमें वे जाति आती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा होता है, वे संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या में कमी हो रही है, यदि वे परिस्थितियां आगे भी जारी रहती हैं तो ये इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। यथा जैसे क्या? काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर आदि हैं संकटग्रस्त जातियां। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। भारतीय कृषि पर किसको? जो वैश्वीकरण का प्रभाव, उसको स्पष्ट करना है भारतीय कृषि पर। तो देखिए वैश्वीकरण से निवेश साधनों और बाजार आदि की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ है? निवेश साधनों और बाजार आदि की जो सुविधाएं हुई हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। साथ में इससे कृषि उत्पादन और बाजारों में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ी है। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति आदि आई, जिससे दूध, तिलहन और मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से यह कह रहा है कि भारतीय कृषि में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण से निवेश साधन है वो बढ़े, बाजार आदि की सुविधा में बढ़ोतरी भी, जिससे क्या हुआ कि जो कृषि उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और विशेष रूप से गेहूं की पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। बाजारों में जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो बढ़ गई है। हरित क्रांति के बाद सफेद क्रांति, पीली और नीली क्रांति आई, जिससे दूध, तिलहन और मछली उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न है, बहुसंख्यावाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? दोबारा देखना कि बहुसंख्यावाद को बनाए रखने के लिए, वहां पर श्रीलंका में सिंहली है, वो बहुसंख्या में है, तो बहुसंख्यावाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? तो देखिए बहुसंख्यावाद को बनाए रखने के लिए
श्रीलंका सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए। तो देखिए वो कौन कौन से कदम है। पहला, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो जो सिंहली है वो बहुसंख्या में होने के कारण सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा, सिंहली लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई, और सिंहली जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार से बहुसंख्यावाद को बनाए रखा गया श्रीलंका में। तीसरा है, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। सिंहली वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? किससे? संघीय शासन व्यवस्था क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता दो क्षेत्रों, केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों की सरकार के बीच बंट जाती है। सत्ता के इन दोनों क्षेत्रों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं। तो संघीय सरकार में क्या होता है कि इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता दो क्षेत्रों, केंद्रीय सरकार और उसकी आनुषंगिक इकाई जिस प्रकार से राज्य सरकार होती है उसमें बंट जाती है। सत्ता के इन दोनों क्षेत्रों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर के कार्य करती हैं। तो यह है संघीय शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतः संबंधित हैं? क्या? सामाजिक विभाजन और राजनीति, सामाजिक विभाजन और राजनीति किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं? तो देखिए इसकी व्याख्या करनी है। लगभग सभी लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं तथा अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के प्रयास में बहुत से वायदे करते हैं, किसी विशेष समूह के पक्ष में बोलते हैं ताकि वे उसके पक्ष में मतदान करें। तो यह कह रहा है कि सामाजिक विभाजन और राजनीति, तो कह रहा है कि ये राजनीति होती है ना, यह राजनीति सामाजिक विभाजन को महत्व देती है, क्योंकि एक समाज विशेष के लोगों का पक्ष लेती है ताकि उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ बना रहे। तो लगभग सभी लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे दल के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं, किसी विशेष समूह के पक्ष में बोलते हैं, किसी विशेष समूह का पक्ष लेते हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है वो बना रहे। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक परस्पर अंतर संबंधित हैं। तो इस प्रकार से राजनीति और सामाजिक विभाजन क्या आपस में संबंधित है। राजनीति के होते हैं वो अपना फायदा उठाने के लिए और सामाजिक विभाजन को महत्व देते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? तो विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, विकास की धारणीयता का तात्पर्य है विकास के स्तर को और ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। अतः यह देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है। तो विकास की धारणीयता का मतलब क्या है? विकास के स्तर को और ऊंचा उठाया जाए तथा वर्तमान में जो विकास के स्तर को जो भावी पीढ़ी है उसके लिए बनाया भी रखा जाए। तो अतः जो विकास की धारणीयता है वो देश की भावी उन्नति के लिए जरूरी होती है। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? एक तो है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है
निजी क्षेत्र में क्या अंतर है? तो देखिए, एक पहला अंतर है, सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्र पर निजी उद्यमियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। तो देखिए, सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, इस पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है और सरकारी स्वामित्व का हक रखती है। दूसरी ओर जो निजी क्षेत्र होते हैं, उन पर निजी उद्यमियों का स्वामित्व होता है और निजी उद्यमियों का ही नियंत्रण होता है, सरकार का कम नियंत्रण होता है। दूसरा अंतर है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य समाज कल्याण करना होता है, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, उसका उद्देश्य समाज कल्याण को ज्यादा महत्व दिया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में, और निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है निजी लाभ अर्जित करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। इसमें समाज हित को महत्व नहीं दिया जाता है, समाज कल्याण को महत्व नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या कीजिए। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या करनी है। औपचारिक क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पर। तो देखिए, सहकारी समितियां, एक तो औपचारिक क्षेत्र का हो गया। सहकारी समितियां कम ब्याज दरों पर कृषि कार्य हेतु तथा अन्य प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती हैं। तो देखिए, एक तो है सहकारी समितियां, तो क्या करती हैं सहकारी समितियां? कम ब्याज दरों पर और कृषि कार्य हेतु अन्य प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। दूसरा है ग्रामीण बैंक। दूसरा ग्रामीण बैंक क्या है कि ग्रामीण बैंक लोगों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। कौन है? ग्रामीण बैंक। किनको? लोगों को क्या करते हैं? कम ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें अधिक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो इनमें ज्यादा औपचारिकता होती है। ये लंबे समय तक ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो ये क्या करते हैं? लंबे समय तक ऋण उपलब्ध करवाते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के दो कारण कौन से हैं? तो देखिए, पहला है, सन 1991 तक भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गए थे। तो देखिए, 1991 तक क्या है, भारतीय उत्पादक थे, वो विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गए, इसलिए जो भारतीय उत्पादक हैं उसको महत्व दिया गया। दूसरा, अब यह महसूस किया जाने लगा था कि प्रतिस्पर्धा से उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार होगा। और दूसरा था कि यह महसूस किया जाने लगा कि प्रतिस्पर्धा से क्या होगा? उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। तीसरा, अवरोधों को हटाने से हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। यानी यदि हम अवरोध हटा दें तो हमारे विदेशी व्यापार में क्या होगी? वृद्धि होगी, जिससे यहाँ के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। इसलिए भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार अवरोधक लगाए गए। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। किस पर है? साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों, 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। इसलिए भारतवासियों ने 1928 में जब
साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उनका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से और काले झंडों के द्वारा किया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके अलावा जो कांग्रेस थी या जो मुस्लिम लीग अन्य जो दल थे उन्होंने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। तो देखिए 1927 में ब्रिटिश सरकार की ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस आयोग को भारत से वैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए जब भारतवासियों को शामिल नहीं किया गया तो भारतवासी ने 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों और काले झंडों के द्वारा किया। इस प्रकार से इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सभी दलों ने भी साइमन कमीशन के विरोध में और प्रदर्शन में भाग लिया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।